Good morning students, class 9th chapter 1 history. Your next topic is the revolution and everyday life. आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड. देखो हमसे पूछा जा रहा है क्या पॉलिटिक्स सियासत बदल सकती है वो कपड़े जो लोग पहनते हैं या वो भाषा जो लोग बोलते हैं या वो किताबें जो हम पढ़ते हैं. द ईयर्स फॉलोइंग 1780 in France was saw many such changes in life of men, women and children. तो 1789 से इन 1789 में फ्रांस में देखा गया कि बहुत सारे बदलाव जो लोगों की ज़िंदगी में आए थे. वहाँ पर मौजूद आदमी, मर्द, औरत, बच्चों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले. The revolutionary government took up into themselves to pass law that would translate the idea of liberty and equality into everyday practice. और जो वहाँ की जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, क्योंकि वहाँ पर मोनार्की थी, तो 1789 में मोनार्की और उसके बाद मोनार्की एबोलिश्ड हो गई, ख़त्म हो गई, उसका खात्मा हो गया. तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे लॉज पास किए. किस लिए? आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन टू एवरीडे प्रैक्टिस के लोग अपनी एवरीडे लाइफ में इक्वलिटी और लिबर्टी के साथ ज़िंदगी को गुजार सकें. इस सिलसिले में वहाँ की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून पास किए. वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट कानून था जो बेस्टिल स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल के बाद इस्टैब्लिश हुआ. वो क्या था? 1789 यानी कि 1789 में जो कानून बना वो था कि सेंसरशिप का खात्मा. वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चर एक्टिविटीज़, बुक, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी पब्लिश और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग. यानी कि ओल्ड रिजाइम पहले क्या था कि किसी भी जो भी एक्टिविटीज़ थी और जो भी न्यूज़पेपर प्लेस होते थे उनके लिए किंग की परमिशन लेनी पड़ती थी. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो भी रिटन मटेरियल था, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, बुक्स हों, किताबें हों, ड्रामे हों, उनको पब्लिश्ड होने के लिए किंग की सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. जबकि जब हम ओल्ड रिजाइम की बात करते हैं तो तब इन सब चीज़ों को पब्लिश होने से पहले किंग की सेंसरशिप की ज़रूरत या किंग के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी. वो किंग के सेंसरशिप के अप्रूवल के बगैर ये चीज़ें पब्लिश नहीं हो सकती थी. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. लेकिन जैसे ही राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राय में आदमी और सिटी यानी कि जो भी वहाँ पर लोग रहते थे, जो भी वहाँ के नागरिक थे, उनके जब अधिकारों को डिक्लेयर किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर मौजूद तभी लोगों को बोलने का हक और अपनी बात को, अपने आइडियाज़, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का जो अधिकार था वो मिल गया. और ये कह दिया गया कि ये इनका एक नेचुरल राइट है. यानी कि कोई भी इंसान को उसे बोलने की आज़ादी है, वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है और ये उसका नेचुरल राइट है. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर ऑफ flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside. जो भी अखबार, पैम्पलेट्स और प्रिंटेड पिक्चर्स थी, किताबें थी, उनको क्या किया गया? फोल्डेड कर दिया गया. फोल्डेड द टाउन ऑफ फ्रांस. हर जगह से traveled rapidly into the countryside. They all describe and discuss the event and changes taking place in France. और इन सब में क्या जो भी चेंजेस हो रहे थे फ्रांस में, जो कि फ्रांस सोसाइटी में और टाउन सिटीज़ में जो भी बदलाव आ रहे थे वो सब इन किताबों, इन न्यूज़पेपर, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग के ज़रिए, पैम्फलेट्स के ज़रिए उनको डिस्क्राइब किया जा रहा था, उन सारे चेंजेस और इवेंट्स को. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन टू अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है अखबार की आज़ादी. का मतलब था कि जो भी व्यूज़, जो भी इवेंट्स एक्सप्रेस किए जाएंगे उनको अपोजिंग व्यू, तो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़, जो भी अपोजिंग व्यूज़ हैं किसी भी इवेंट के, उनको एक्सप्रेस करना. ईच साइड sought to convince the others of its political position. Each side sought to convince the others of its position through medium of print,
और हर एक अपनी पोजीशन को प्रिंट मीडिया के ज़रिए क्या कर सकता था, हाईलाइट कर सकता था, प्ले सॉन्ग गाने गा सकता था, फेस्टिवल प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और जो भी गाने थे, प्लेस, ड्रामे वगैरह थे, वो लोगों उसके ज़रिए क्या हो रहा था, वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे थे उनको एक्सप्रेस किया जा रहा था। पर क्या होता है, जो प्ले और सॉन्ग होते हैं ये लोगों को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दिस वाज वन वे they could grasp and identify which ideas such liberty or justice that political philosopher who wrote about and at length in texts which only handful of educated people could read. दिस वाज अवे, यही एक तरीक़ा था जिसके ज़रिए जो भी आइडिया था लिबर्टी और जस्टिस से रिलेटेड, जिसको पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स ने लिखा था, जिसके बारे में पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स बात करते थे, यानी कि जिस आइडिया और जिस लिबर्टी और जिस जस्टिस की बात वहाँ के पॉलिटिकल फ़िलासफ़र करते थे, उसको इस तरह से यानी कि प्रेस के ज़रिए और जो भी न्यूज़पेपर वगैरह थे उसके ज़रिए लोगों तक पहुँचाया गया। अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। और जब कोई भी रिटन मटेरियल होता है, कोई प्रिंटेड मटेरियल होता है, तो उसको जो एजुकेटेड लोग होते हैं वही पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो भी एजुकेटेड लोग थे वो उसको पढ़ के समझ सकते थे। राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है जो कंक्लूजन है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउनेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का क्या बन गया, उसको वहाँ का क्राउन यानी कि जो ताजपोशी है वो नेपोलियन बोनापार्ट की कर दी गई। ही सेट आउट द कंक्योर नेबरिंग, उसने अपने जो नेबरिंग थे कंट्रीज थे उनको अपने कब्जे में लेना शुरू किया। यूरोपियन कंट्रीज डिज अपोजिंग डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ इट्स फैमिली। और जो भी वो किंगडम को कंक्यूर कर रहा था वहाँ पर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को प्लेस करते, यानी अपने जो तख्त नशीनी थी या जो कुर्सी थी, जो पोस्ट होती थी, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देता था। नेपोलियन सा हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन को हम किस तरह देखते हैं, यूरोप के मॉडर्नाइजेशन की शक्ल में देखते हैं। उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, नए नए लॉज इंट्रोड्यूस की, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसने कानून पास किया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र, इसके अलावा जो भी नापतोल का एक यूनिफॉर्म सिस्टम है वो भी नेपोलियन बोनापार्ट की देन है। प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम नेपोलियन ने दिया। इनिशियली मैनी सा नेपोलियन एज अ लिबरेटर, बहुत सारे लोग इसको ये मानते हैं कि ये लिबरेटर था। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए जिसने आज़ादी की बात की। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, लेकिन बहुत जल्दी ये देखने को मिला कि जो नेपोलियन की आर्मी थी वो हर जगह इन्वेडिंग फोर्स यानी कि हमले करने वाली फोर्स की तरह सामने, यानी कि वो ये जो आर्मी थी नेपोलियन ने जिस आर्मी को तैयार किया था वो दूसरे देशों पर क्या करने लगी, हमले वगैरह करने लगी। ही वॉज फाइनली डिफीट एट वाटरलू 1815। और आखिरकार जो नेपोलियन आर्मी थी या नेपोलियन ही कहेंगे, नेपोलियन की जो हार थी वो वाटरलू की एक लड़ाई हुई थी 1815 में, उसमें नेपोलियन को शिकस्त मिली, हार मिली। मैनी ऑफ हिज मेजर दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी अ मॉडर्न लॉ अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। और मैनी ऑफ हिज मेजर, उसके बहुत सारे मेजर्स ऐसे थे जिनको, और उसके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जैसे कि लिबर्टी वाला आइडिया था या मॉडर्न लॉज की जिसने की बात जो नेपोलियन ने की थी, उनको यूरोप के दूसरे हिस्सों में फॉलो किया जाने लगा। यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। तो नेपोलियन के मरने के बाद भी नेपोलियन के बनाए हुए आइडियाज़ जैसे कि रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी है, या उसने जो भी मेजर्स बनाए थे और जो भी उसने डेसिमल सिस्टम शुरुआत की थी या यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट की बात की थी, तो इनको उसके बाद भी काफ़ी लंबे वक्त तक लोगों ने यूरोप में उनका एक लंबा गहरा असर पड़ा और नेपोलियन के बाद भी उनको फॉलो किया जाने लगा। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेंसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आइडिया ऑफ लिबर्टी यानी कि आज़ादी का जो एक आइडिया था, लिबर्टी कहते हैं आज़ादी, फ्रीडम, और डेमोक्रेटिक राइट का मतलब होता है कि
जो कॉमन पीपल है उनके पास अधिकार होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वोट डालने का अधिकार, अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करने का अधिकार। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो इम्पॉर्टेंट रीजन थे, वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। क्योंकि फ्रांस में किसी तरह के लोगों को कोई लिबर्टी हासिल नहीं थी, उन्हें किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यही वजह थी कि वहाँ पर जो लोग थे वो किंग से बेइंतहा परेशान थे और उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया और आखिरकार फ्रांस से मोनार्की खत्म हुई, वहाँ पर रिपब्लिकन स्टेट इस्टेब्लिश हुआ। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। और ये पूरा कहाँ तक फैला, फिर यूरोप 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में ये चीज़ें फैलना शुरू हो गई। यानी कि तमाम यूरोप के जो और बाकी कंट्रीज़ थे वो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट की बात करने लगे। वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश्ड, और जहाँ जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़ात्मा कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल्स रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। और जो भी कॉलोनीज़ में बटे हुए लोग थे, जो भी लोग वो कॉलोनीज, क्योंकि कॉलोनी सिस्टम हो गया था, तो वो क्या करते थे, उन्होंने आइडिया ऑफ फ्रीडम दोबारा से आज़ादी के अधिकार की, आज़ादी के फ्रीडम की बात की। किससे बात की उन्होंने? इसके लिए उन्होंने बात की कि हमें एक सॉवरेन नेशन स्टेट चाहिए, हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर हमें सॉवरेनिटी हासिल हो। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट चलाई। और जो बॉन्डेज सिस्टम था उससे आज़ादी। बॉन्डेज सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे कि आप बंधे हुए हो, यानी कि जैसे कि मजदूर हो तो आप मजदूर ही रहोगे, आप कुछ नौकरी किसी के यहाँ करते हो तो आप वही काम करोगे। दैट इज़ अ बॉन्डेज सिस्टम। तो उन्होंने कहा हमें इस सिस्टम से, इस तरह की चीज़ों से आज़ादी चाहिए। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दो एग्जाम्पल हैं। ये दो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग, यानी कि रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस रेवोल्यूशन से, फ्रांस से ये वो दो लोग थे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, जो फ्रांस रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। जो फ्रांस में लोगों ने जिस रेवोल्यूशन की बात की थी और रेवोल्यूशन के ज़रिए वो जिस तरह की फ्रीडम, लिबर्टी की बात कर रहे थे, इस आइडिया से सबसे ज़्यादा इंस्पायर होने वाले लोग थे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। और इन्होंने भी हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी, हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग होती है, हम जब रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो हम किस चीज़ से आज़ादी चाहते थे? हम लोग चाहते थे आज़ादी अंग्रेज़ों से। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी? बेसिक आइडियोलॉजी यही थी कि हम भी लिबर्टी चाहते थे, हम भी अपने अधिकारों की आज़ादी चाहते थे, हम भी बोलने का अधिकार चाहते थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे पास नहीं था। तो ये दोनों वो इंसान थे जो सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होते या फ्रेंच के रेवोल्यूशनरी आइडिया से सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते। आज आपका टॉपिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर की PDF, क्वेश्चन आंसर है ये आपके जो भी है उसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन आंसर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ मैं, जिसमें आपको शॉर्ट भी होंगे, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और डिटेल वाले भी होंगे, वन वर्ड वाले भी, इस तरह के क्वेश्चन आंसर होंगे। उसकी सबकी PDF आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में सिविक्स का है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।